खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान के साथ। राजस्थान के अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो अब 17 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, नौगौर में 1, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा में 2 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 8 कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल जो आंकड़ा है कोरोना केसेस का वो 1495 हो गया है। राज्य में कुल 24 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 205 हालांकि लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। नौगौर में एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। राजस्थान के 33 में से 26 जिलों में कोरोना महामारी का संक्रमण फैल गया है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 24 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो राजस्थान में 1495 बताई जा रही है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, 1495 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। फिलहाल आज से कुछ इलाकों में रियायत भी दी गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? लॉकडाउन में छूट दी गई थी और 495 जो केस है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर पॉजिटिव आ चुका है। इसमें सबसे ज्यादा जो केसेज है वो 543 जयपुर में है, जबकि 230 जो केस हैं वो इस वक्त जोधपुर में है। साथ ही भरतपुर की बात करें तो वहाँ 102 केसेस हैं और कोटा में 101 केस पॉजिटिव हो चुके हैं और टोंक की यदि बात करें तो वहाँ 95 केसेस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो वहीं जिस तरह से कल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जनतंत्र टीवी पर बताया था कि जो 4000 जो सैंपल्स हैं उनको दिल्ली भेजा गया है और दिल्ली से अप्रूवल के बाद में ये जो केसेज हैं और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आज देर रात तक यहाँ पर आने की संभावना है और उसके बाद में कितने कुछ पॉजिटिव केसेज यहाँ पर होते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह से यदि अभी तक की बात करें तो 8 जो पॉजिटिव केस हैं वो जयपुर में आ चुके। 17 टोटल पॉजिटिव केस पूरे राजस्थान में आए, जिसमें अजमेर में 1 केस है, बांसवाड़ा में भी 1 केस है और जयपुर में 8 केस है, झुंझुनू में 2 केस है, जोधपुर में 2 और नागौर में 1 केस और कोटा में 2 मामले यहाँ पर है सामने आ रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात है कि 205 जो केसेस हैं उनको जो पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुके हैं और उनमें 97 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही पूरा राजस्थान जो है 1 नंबर पर यानी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो सैंपल्स है वो राजस्थान में लिए हैं। 51,614 जो सैंपल्स है वो यहाँ पर रिसीव किए गए हैं, उसमें से 43,537 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और 1495 जो पॉजिटिव मामले हैं, जबकि करीब 6,600 जो सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें 4,000 के आसपास जो टेस्ट वो हैं जो जयपुर में लिए गए हैं। बड़ी संख्या में जयपुर में केसेस जो सैंपल्स लिए गए क्योंकि यहाँ पर परकोटे में इस तरह से लगातार केसेस सामने आ रहे थे। उसके बाद में रैपिड टेस्ट भी यहाँ पर शुरू किया गया है और करीब 15 मिनट में एक बार जो एंटीबॉडी जो है उसके बॉडी में वो वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाती है और यदि उसमें एंटीबॉडी में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद में जो इसका PCR टेस्ट के लिए इसको भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कल करीब 1300 टेस्ट यहाँ पर किए गए, उसमें से 2 जो लोग हैं वो एंटीबॉडीज में पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद में उनका PCR किया जा रहा है और आज दोपहर बाद तक उनकी जो जांच है कोरोना की वो यहाँ पर आ सकती है। तो पहला ऐसा स्टेप बना है जो रैपिड टेस्ट सर्वे जिन्होंने किया और रैपिड टेस्ट सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। करीब 1300 जो टेस्ट है वो यहाँ पर हुए और हालांकि ये जो रैपिड टेस्ट है ये पूरी तरह से सत्य तो नहीं है, लेकिन इसमें चीजें किसमें जिस तरह से ग्लूकोमीटर होता है और ग्लूकोमीटर के हिसाब से ही ये पता चल जाता है कि क्या कुछ चीज यहाँ पर जैसे ग्लूकोमीटर में जो हमारे जो टेस्ट सामने आता है कितना उसका शुगर है, उसी आधार पर ये भी चीज यहाँ पर सामने आ जाती है कि यदि किसी व्यक्ति की एंटीबॉडी यदि पॉजिटिव पाई जाती है तो उसमें 2 जो मार्क हैं 2 लाइन वहाँ पर आती है तो ऐसे स्थिति में उनका PCR कराया जाता है और यदि 1 लाइन वहाँ पर आ रही है तो वहाँ पर PCR नहीं कराया जा सकता। जिस तरह से कल चिकित्सा मंत्री ने खुद भी जनतंत्र टीवी को बताया था कि इस तरह से पॉजिटिव टेस्ट है ये यहाँ पर होता है। ठीक है अरविंद, फिलहाल जोधपुर की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जोधपुर में भी काफी सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? जोधपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस है, 230 केस है। आज सुबह से 2 पॉजिटिव केस यहाँ पर आए हैं। जोधपुर और भरतपुर 2 ऐसे ही नए जिले यहाँ सामने आ रहे हैं जहाँ पॉजिटिव केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कल भी बड़ी संख्या में करीब 40 के आसपास जो जोधपुर में पॉजिटिव केस आए और भरतपुर में भी लगातार पॉजिटिव केस का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि आज सुबह राहत है कि भरतपुर में एक भी पॉजिटिव मामला जो है वो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन डेथ की यदि बात करें तो एक डेथ यहाँ पर हो चुकी है। नागौर में एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हुई है। इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो 24 यहाँ पर हो चुका है डेथ लेकर के। और जोधपुर क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी ऐसे स्थिति में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो
करीब 3000 टीम जो है वो जोधपुर में लगाई गई है और डोर टू डोर सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है। रैपिड टेस्ट जो किट है, करीब 1 लाख किट कल यहाँ राजस्थान में पहुंच चुके हैं और उनसे भी जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। जी अरविंद, जिस तरह से लॉकडाउन में कुछ इलाकों में रियायत दी गई है, मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, अगर ज़रूरी ना हो तो अब तक अपने घरों से ना निकलें जहां रियायत दी गई है। फिलहाल अगर उन इलाकों की बात की जाए तो क्या लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा के आते जाते दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन जगहों पर किया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो पूरा जो मामला है लॉकडाउन का पूरी पालना की जाए और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दे दिए थे और उसके बाद से लगातार ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जो है वो लॉकडाउन की अवहेलना ना करें। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो ही ये बाहर निकले। तो ऐसी स्थिति में आज भी जो लॉकडाउन का जो नजारा है वो वैसा ही करीब करीब देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कुछ जिन डिपार्टमेंट को आज से खोल दिया गया, करीब सभी डिपार्टमेंट आज से खुल चुके हैं, लेकिन जो रोटेशन पे जो कर्मचारी 1/3 एम्प्लॉइज को एक साथ बुलाने का फैसला था उसको टाल दिया गया है। केवल निजी सचिव, उप सचिव, उस तरह के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जो है लॉकडाउन की पालना कराने के लिए सरकार भी गंभीर है, तो वहीं लोग भी अब बाहर जाने से कतरा रहे हैं और समोवेश वही नजारा जो लॉकडाउन की पूर्णतः जब लॉकडाउन था वैसा ही सब स्थिति जो है मॉडिफाइड लॉकडाउन में भी नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री लगातार यही अपील करें किसी भी तरह से लोग बाहर नहीं निकले और लगातार प्रयास करें कि वे अपने घरों में ही रहें और घरों में रहकर सुरक्षित रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में जिस तरह से आज मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उसके बाद लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं। लेकिन जो सड़कों पर नज़ारा देखने को मिल रहा है उसमें लोग सरकार की तरफ से लागू नियमों का पूरी तरह से पालन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ और खबरों पर नजर डालें तो कोविड-19 के चलते कुछ इलाकों को सील भी किया गया है, जिसमें से एमडी रोड के मानसरोवर राजा पार्क को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। लॉकडाउन के चलते रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती इन जगहों पर देखने को मिल रही है। आने जाने वालों की तलाशी की जा रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है। बेवजह सड़कों पर लोग ना निकलें और अगर निकलते दिखाई दे रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त पर हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से सूनी सड़कें दिखाई दे रही हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस गश्त पर नजर आ रही है और लोगों से लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तब तक घरों से ना निकले। तो राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन का ये कतई मतलब नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं। लोग किसी सूरत में अपने जीवन को खतरे में ना डालें, लॉकडाउन का उसी तरह से पालन करें जैसे वो अब तक करते आ रहे हैं। जरूरी सेवाओं के अलावा कोई भी बाहर निकला तो उस पर सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी महीने शुरू होने वाले रमजान और अक्षय तृतीया के मौके पर लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, एनजीओ से अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करवाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। तो आज से लॉकडाउन में कुछ जगहों पर रियायत दी गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। इस दौरान सभी को तय प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। सरकारी कार्यालयों, फैक्ट्रियों, प्राइवेट कंपनियों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाएगा। हर रोज रोटेशन के हिसाब से कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। कुछ तय क्षेत्रों में आंशिक छूट दी जाएगी। जानकारी ये मिली है कि रेड जोन में शामिल इलाकों में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं होगा। इन सभी इलाकों में कर्फ्यू लागू है तो वहां किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। जयपुर के रामगंज में कई जगहों पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। वहां रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को दफ्तर या फैक्ट्री जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। एक मॉडिफाइड लॉकडाउन राज्य सरकार ने पूरे 15 पेज का हमारे एसीएस होम के द्वारा जारी किया है। उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है
लेकिन ये छूट भी शर्तों के आधार पर ही है कि हम जो इस महामारी के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो WHO की एडवाइजरी है, उसका पालन करते हुए ही ये छूट रहेगी। अगर इस छूट का कोई उल्लंघन एडवाइजरी का करते हुए और इस छूट का दुरुपयोग करेगा तो हम उस छूट को वापस भी ले लेंगे। राजस्थान में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के प्रवासी और दूसरे राज्यों में से आने वाले प्रवासी राजस्थानी की सुविधा के लिए बीजेपी ने हेल्पलाइन लॉन्च की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इस नंबर पर संपर्क कर रहे ये लोग अपनी समस्या बता सकेंगे। केंद्र सरकार ने जब से लॉकडाउन लागू किया है तब से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को 75 लाख भोजन के पैकेट्स, 25 लाख पैकेट सूखी राशन की भी बांटी हैं। 12 लाख से ज्यादा मास्क का वितरण भी सरकार की तरफ से किया गया है। पार्टी के 1,49,500 कार्यकर्ता इस काम को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। साथ ही 1,45,787 लोगों को प्रेरित कर पीएम केयर फंड में अब तक प्रदेश से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान आया है। पीएम के आह्वान पर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोगों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया गया है। पार्टी की तरफ से पहले जारी हेल्पलाइन नंबर पर 21,125 लोगों ने कॉल किया, जिनमें से 18,553 लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। तो लगातार जो सरकार है वो सजग नजर आ रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। पीएम केयर्स में राशि लगातार आ रही है। साथ ही प्रवासी जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनको ज़रूरी सुविधाएं दी जाए, ये भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान सरकारी दफ्तरों के साथ कुछ उद्यम भी खुल चुके हैं। इन सभी कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आधे से कम स्टाफ को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तय किया है कि फिलहाल कार्यालयों को रमजान के दौरान नहीं खोला जाएगा और आमजन और कार्यकर्ता भी इस दौरान नहीं आएंगे। लॉकडाउन की वजह से अभी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कोई बैठक या दूसरे आयोजन नहीं ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, यानी कि इन कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भागीदारी शून्य होगी। नगर निगम पंचायत के चुनाव भी स्थगित चल रहे हैं, इसी वजह से कोई समीक्षा बैठक भी नहीं हो रही है। इस वजह से दोनों पार्टियों के कार्यालयों को आमजनों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बंद रखा गया है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारी ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार ही ये लोग मुख्यालय में आकर अपना काम निपटा रहे हैं। उधर कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात की जाए तो कोरोना का राज्य स्तरीय कॉल सेंटर यहां बनाया गया है। पदाधिकारी और कुछ स्टाफ्स को बुलाया यहां जा रहा है। ऐसी स्थिति में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान दोनों पार्टियां अपने कार्यालय खोलती तो हैं, लेकिन जरूरी कामों के लिए ही और गिने चुने कार्यकर्ता ही कार्यालय में आते हैं। इसकी वजह से लॉकडाउन के नियमों का जो पालन राजस्थान जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के प्रकोप को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य राजनीति का भी शिकार हो रहा है। दोनों दल लगातार यहां राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने बेगू इलाके में राशन बांटने के दौरान एक महिला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ा एक सवाल किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ के बेगू से विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। जनसभा में राशन बांटने के दौरान एक महिला से सवाल किया गया कि क्या पीएम मोदी अच्छे हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छे हैं। जवाब में महिला की तरफ से पीएम मोदी को अच्छा बताने के बाद विधायक विधूड़ी ने महिला को राशन वापस रख देने की बात कही। आपको बता दें कि राशन लेने का कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। सोनिया गांधी को भी घेरने की कोशिश की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार पर राहत कार्यों के भेदभाव के आरोप बेबुनियाद नहीं है। ये साबित किया है कांग्रेस पार्टी के बेगू के विधायक ने, जो राशन वितरण के लिए
एक उत्सव जैसा माहौल बनाते हैं और उसके बाद मंच से जिस तरीके की हरकत करते हैं, राजनीतिक तौर पर वो भेदभाव का एक बड़ा प्रमाण साफ तौर पर दिखाई देता है। मंच से वो पूछते हैं कि मोदी बेहतर हैं या अशोक गहलोत बेहतर हैं। इस तरीके के वैश्विक महामारी के दौर में इस तरीके की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कहाँ तक उचित है, ये तो उनकी पार्टी और जनता तय करेगी। लेकिन उसके बाद जो जवाब आता है वो और भी ज्यादा रोचक होता है। महिला बोलती है कि मोदी, तो उसके बाद विधायक महोदय फरमाते हैं कि यदि ऐसा है तो जो आपके हाथ में राशन है वो यहीं छोड़ कर जाइएगा। इसलिए ये उस प्रमाण को पुष्ट करता है जिसके बारे में हमने बार बार कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौर में भी कांग्रेस की सरकार राजनीतिक भेदभाव कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है और अनेक अवसरों पर सरकार ने भी और उनके नुमाइंदों ने इस तरीके की हरकतों से और बयानों से साबित कर दिया। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जनतंत्र टीवी आपको दे रहा है। 89 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता ने आखिरी सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। जानकारी दे दें कि सीएम योगी के पिता 13 अप्रैल को एम्स में भर्ती हुए थे। पिछले कुछ समय से उन्हें आंत संबंधी दिक्कतें हो रही थी। इससे पहले भी वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से एम्स में भर्ती हुए थे और लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। और आज ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी लगातार इलाज कर रही थी। लेकिन अपडेट ये सामने आया है कि कुछ ही देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। राधा कृष्ण त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधा कृष्ण, जिस तरह से जानकारी सामने आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता ने कुछ ही देर पहले आखिरी सांस ली है, क्या कुछ अपडेट है? जी अंशु, अभी ये जो इस खबर की पुष्टि कर दी गई है, दुखद खबर की, कि मुख्यमंत्री के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। करीब 11:15 बजे दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे। उनको किडनी और लीवर से संबंधित दिक्कतें थी, जिसको लेकर उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था, पहले उत्तराखंड के एम्स में और उसके बाद दिल्ली के एम्स में वो एडमिट हुए थे। और उसको लेकर के कल काफी गंभीर स्थिति थी उनकी और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी उनका हालचाल लगातार ले रहे थे। दिल्ली से जुड़े हुए डॉक्टरों से उन्होंने कल मुख्यमंत्री ने भी बात की थी और इस गंभीरता को समझा था। और अभी चूंकि सूचना वहाँ एम्स से आई है और ये भी पता चला है कि उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया गया है, जहाँ से वो उनके गांव ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो किस तरह के कार्यक्रम अब रूट किए जाएंगे उनके? क्या डायरेक्ट वो लखनऊ से सारे कार्यक्रमों को रद्द करके उत्तराखंड पहुंचेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री एक मीटिंग में है और अभी वो लोग भवन में मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा। हालांकि प्रशासनिक अमला जो सरकार का अमला है वो पूरी तरह से तैयार है और इसकी पूरी तैयारी करके रखी गई है। मुख्यमंत्री के मीटिंग से बाहर निकलने के साथ ही उनका जिस तरह का निर्देश होगा उसके तहत वो उत्तराखंड जाएंगे। और अभी तक जो सूत्रों वाली जिस तरह की तैयारी है प्रशासन सरकार की, उससे ये तय माना जा रहा है कि वो कुछ देर में ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो सकते हैं, लेकिन इसका फाइनल वो खुद मुख्यमंत्री बैठक से बाहर निकलने के बाद करेंगे। ठीक है, क्या कोई बड़े चेहरे भी हैं जिन्होंने फिलहाल योगी आदित्यनाथ के साथ संपर्क किया है? क्योंकि कुछ ही देर पहले ये भी जानकारी सामने आई थी कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से फोन पे बातचीत की है और उनके पिता का हाल भी जाना था। जी बिल्कुल, गृह मंत्री ने फोन किया है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो कुछ लोग भवन में
के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, इन लोगों ने सब संवेदना व्यक्त कर दी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग एक जगह है नहीं और वो नहीं, तो जो लोग फोन थे और जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अभी भी कुछ नेताओं की गाड़ियां लोग भवन पहुंची हैं, तो जाहिर से उनमें उनके कैबिनेट के साथी होंगे और मंत्री होंगे जो इसे संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ दुख की घड़ी में खड़े होने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधा कृष्ण, हमारे चीफ ब्यूरो लखनऊ के, जो हमारे साथ जुड़े थे और ज्यादा जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।